नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि ब्रिटेन, इटली और जापान छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं और इस परियोजना का नाम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। और ये जो विमान है, जो कि 6th जनरेशन का विमान है, वो 2035 तक तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि जापान अब अपने XF91 इंजन को तैयार करेगा, जो कि 147 यानी कि 147 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। लेकिन दोस्तों, जापान फिलहाल के लिए तो वापस रॉल्स रॉयस के साथ जाएगा, जिसके तहत वो 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन तैयार करेंगे। वहीं दोस्तों, भारत को इस टेम्पेस्ट प्रोग्राम से एक लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन का जेट इंजन मिल सकता है, जो कि भारत की फ्यूचरिस्टिक पावर नीड को पूरा करेगा, जिसके तहत भारत अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि AMCA Mark II को तैयार करेगा। और भारत के छठी पीढ़ी के विमान में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी लगे होंगे, क्योंकि इन हथियारों को चलाने के लिए इंजन को अतिरिक्त पावर की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, ये जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है, उसे फ्यूचर पावर की जरूरतों के हिसाब से, यानी कि फ्यूचर पावर नीड, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना का अब ये विचार है कि वो यूक्रेन के गैस टरबाइन इंजन को स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन इंजन से बदलेगी, ताकि इससे छोटे और मध्यम आकार के जो वारशिप्स हैं, उन पर लगाया जाएगा पावर देने के लिए। हालांकि भारतीय नौसेना जो भारत के इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी बातचीत कर रही है, जो कि छोटे और मध्यम क्षमता वाले जो मरीन इंजन हैं, उन्हें तैयार करेगी। वहीं दोस्तों, DRDO अब अपने कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन पर भी काम करना शुरू कर चुका है, जिसमें कि एक बेहतर मॉडिफाइड कोर होगा, ताकि ये 12 मेगावाट का पावर जनरेट कर पाएगा लंबी अवधि के लिए। इसके अलावा दोस्तों, DRDO एक मरीन इंजन को भी तैयार करेगा, जो कि 120 किलो न्यूटन क्लास इंजन पर आधारित होगा, जिसे कि भारत किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर तैयार करेगा AMCA प्रोग्राम के लिए। यानी कि जो AMCA प्रोग्राम के लिए नया इंजन बनेगा, किसी विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर, उसी के आधार पर DRDO एक नए मरीन इंजन को भी तैयार करेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। DRDO ने एक 25 किलोग्राम का ड्रोन तैयार किया है, जो कि मशीन गन के साथ अटैच है, जिसका इस्तेमाल टारगेट पर हिट करने के लिए किया जाएगा और ये अपने साथ 150 राउंड ले जा सकता है। DRDO के अधिकारियों ने कहा कि इसका जो टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर है, उसने अपने लेजर रेंज फाइंडर के साथ सफलतापूर्वक फायरिंग का डेमोस्ट्रेशन भी किया है, जिसका एक छोटा रिकॉइल देखने को भी मिला था। अब कहा जा रहा है कि इस ड्रोन को फिर से डेवलप करके इसमें और सेंसर्स लगाए जाएंगे, ताकि ये अपने टारगेट को बेहतर तरीके से पहचानेगा और लंबी दूरी से सटीक निशाना भी लगाएगा। यानी कि दोस्तों, DRDO धीरे धीरे आर्म्ड यानी कि हथियारबंद ड्रोनों पर काम कर रहा है, जो कि समय की आवश्यकता भी है और एक बहुत बड़ी मांग भी है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि थिएटर कमांड को लेकर आ रही है। दोस्तों, मार्च 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री कर्नाटक के कारावार नौसैनिक अड्डे पर सैन्य प्रमुखों के साथ मुलाकात करेंगे, जहां संयुक्त कमांडर सम्मेलन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सैन्य थिएटर कमांड के निर्माण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देंगे। रिपोर्ट तो ये भी आ रखी है कि जनरल अनिल चौहान प्रधानमंत्री को TR सर्विसेज सिनर्जी के लिए थिएटर कमांड की स्थापना की दिशा में रिकॉर्ड किए गए फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले तीनों सेना प्रमुखों ने सैन्य थिएटर कमांड के निर्माण के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान कारावार में सैन्य थिएटर कमांड के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जिसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में एक अहम मुद्दा भारतीय सेना के लिए उठाया जाएगा, जो कि सशस्त्र ड्रोनों की जरूरत है। इसे लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। आपको मालूम है कि तीनों सेनाओं की ओर से सशस्त्र ड्रोन की सिफारिश की गई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से देश की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने करीबन 2000 ड्रोन्स की खरीद के ऑर्डर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इनमें से कुछ ड्रोन्स का इस्तेमाल फॉरवर्ड पोस्ट पर किया जाएगा और कुछ ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्विलांस से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। दोस्तों, भारत की ओर से ये सुरक्षा का कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब चाइना के साथ लगातार भारत की बॉर्डर पर झड़पें हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स की सप्लाई तत्काल किए जाने का भी ऑर्डर है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में बड़ी तनातनी को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए करीबन 400 ड्रोन और निगरानी से जुड़े कार्यों के लिए 1500 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी किया जाएगा। वे 5 से 40 किलोग्राम के बीच का भार उठाने में सक्षम होंगे। इनके जरिए अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग अलग प्रकार की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही ये ड्रोन 5 से 20 किलोमीटर के बीच कहीं भी यात्रा करने में सक्षम होंगे और ये ड्रोन 4 से 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, BSF ने जम्मू क्षेत्र में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ में इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों की मौजूदगी का
पता लगाने को लेकर पहली बार रडार लगे ड्रोन तैनात किए हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा सुरंग का पता लगाने के अभ्यास के तहत हाल ही में इस मोर्चे पर स्वदेशी निर्मित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसने और जम्मू कश्मीर या देश के किसी अन्य स्थान पर हमला करने में सक्षम न हो सके। आपको बता दें कि इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों के लिए भी किया जा रहा है। बीएसएफ के अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू क्षेत्र में सुरंगों का आए दिन पता चलने के मद्देनजर खतरे का मुकाबला करने के लिए एक स्मार्ट तकनीक उपकरण खरीदा गया है। कहा यह जा रहा है कि वर्तमान में तैनात किए जा रहे जो रडार हैं, उन्हें भारतीय निर्माताओं के द्वारा बनाया गया है और ये सुरंगों की मौजूदगी का पता लगाने और उनकी लंबाई को मापने के लिए मजबूत रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि रडार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये जो नए उपकरण है ये सुरंग का पता लगाने में सैनिकों की काफी मदद करेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने बालाकोट सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि बालाकोट में सीमा पर लगी बाड़ के पास तैनात भारतीय सेना के सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियों को देखा और फिर 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई है और तलाशी अभियान जारी है। साथ ही इन आतंकवादियों के पास से 2 AK राइफल और एक शक्तिशाली IED सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके संगठनों का पता लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। आपको मालूम है कि दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसे में दोस्तों दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया ड्रोन के जरिए परेशान कर रहा है और इसके अलावा उत्तर कोरिया आपको मालूम है कि लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। लेकिन दक्षिण कोरिया के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बन चुके हैं उत्तर कोरिया के ड्रोन। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि दक्षिण कोरिया इजराइल से अर्ली वार्निंग ऑप्टिकल स्काई स्पॉटर सिस्टम खरीदने पर विचार कर रही है और इस सिस्टम को उत्तर कोरियाई सीमा पर तैनात किया जाएगा। और ये जो सिस्टम है ये एरियल ऑब्जेक्ट का पता लगा सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है। इसीलिए ये जो सिस्टम है वो दक्षिण कोरिया के लिए आसमानी आंख का काम करेगा। साथ ही उत्तर कोरिया के किसी भी हवाई ऑब्जेक्ट का पता लगा सकता है। आपको मालूम ही होगा कि उत्तर कोरिया ने अभी दिसंबर के महीने में ही कई बार दक्षिण कोरिया की सीमा के अंदर ड्रोन भेजे थे और हद तो तब होगी जब एक ड्रोन राजधानी सियोल तक पहुंच गया था। दक्षिण कोरिया ने इस ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने के लिए लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को उतारा और इस दौरान ड्रोन को मार गिराने की कोशिश में दक्षिण कोरिया का एक KA-1 लाइट अटैक जो प्लेन था वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया था, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए थे। और ऐसे में दक्षिण कोरिया ने दावा किया था कि यह दुर्घटना टेक ऑफ के दौरान हुई थी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब बेहद खतरनाक हो चुकी है। ऐसे में अब ये खबरें भी आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली मोटार 2S4 ट्यूलपैन का इस्तेमाल किया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें कि इस मोटार के अटैक से यूक्रेनी सेना का एक बेस पूरी तरीके से तबाह हो गया। 2S4 ट्यूलपैन एक सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मोटार माना गया है। और ये जो मोटार है वो 240 मिलीमीटर कैलिबर के विस्फोट की लगभग 20 किलोमीटर दूर पर लक्ष्य दाग सकता है। साथ ही ये मोटार अपनी रेंज में दुश्मन के संभावित जो बेस हैं उनकी मैन पावर और आर्म व्हीकल्स को भी नष्ट करने में सक्षम है। बता दें कि इस मोटार को 50 से 80 डिग्री के बीच में हमले करने के लिए सेट किया जाता है। ये प्रति मिनट 1 राउंड फायर कर सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगे प्रतिबंधों के कारण चाइना के साथ कोई मिलिट्री आइटम्स नहीं सेल कर सकता है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी नौसेना को पहली चाइना के द्वारा बनी युआन क्लास की सबमरीन मिलने वाली है, जिसमें कि चाइना का CSD 620 इंजन लगा होगा, जो कि जर्मनी के MTU 396 इंजन की कॉपी है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि थाईलैंड की नौसेना ने भी पहले युआन क्लास की सबमरीन का ऑर्डर चाइना को दिया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया क्योंकि इसमें ओरिजिनल जर्मन इंजन नहीं था। और सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना की जो इंजन है उनमें शोर बहुत होता है, यानी कि पाकिस्तान की नौसेना को जो पनडुब्बियां मिल रही हैं उन्हें भारत आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और जरूरत पड़ी तो मार भी गिरा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो अफगानिस्तान और चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, इस बात का शक पहले से ही था कि चाइना अफगानिस्तान में कुछ करने जा रहा है और अब सब कुछ साफ हो चुका है कि अफगानिस्तान में ये जो तालिबानी है जो सत्ता पर बैठे हैं, उन्होंने चीन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और इन दोनों ही देशों ने अमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि तालिबान आपको मालूम है कि इसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है, इसीलिए वो अपने राजस्व को बढ़ाना चाहता है। आपको बता दूं कि 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि चाइना और अफगानिस्तान ने किया है। अफगानिस्तान में जो चाइना के राजदूत हैं वांग यू,
उन्होंने तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गिनी बादर की उपस्थिति में काबुल में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही अफगानिस्तान के ये जो उप प्रधानमंत्री हैं मुल्ला अब्दुल, उन्होंने कहा कि ये समझौता अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और तेल स्वतंत्रता के स्तर को बढ़ाएगा। हालांकि दोस्तों, तालिबान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि चीन तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देता है, लेकिन फिर भी चाइना ने यहाँ पर एक बड़ा अवसर ढूंढ लिया है जो कि तेल का है और उसने इन तालिबानियों को अपने प्रभुत्व में ले लिया है। तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि झिंजियांग मध्य एशिया पेट्रोलियम और गैस कंपनी अफगानिस्तान में 5 तेल और गैस ब्लॉकों का पता लगाने के लिए पहले साल में $150 मिलियन और बाद के 3 सालों में $540 मिलियन का निवेश करेगी। और ये जो ब्लॉक है दोस्तों, वो उत्तरी अफगानिस्तान में करीबन 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जा रहा है कि 25 साल के इस अनुबंध में तालिबान को 15% रॉयल्टी शुल्क मिलेगा और इस बेल्ट में दैनिक तेल उत्पादन 200 टन से शुरू होगा, जो धीरे धीरे बढ़कर 1000 टन हो जाएगा। जो सर्वेक्षण किए गए हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान के इन 5 ब्लॉक में 87 मिलियन बैरल कच्चे तेल का अनुमान लगाया गया है। चीन की कंपनी अफगानिस्तान में पहली कच्चा तेल रिफाइनरी का भी निर्माण करेगी। अब ये कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ये जो समझौता अफगानिस्तान और चाइना के बीच में हुआ है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक टेंशन है। अफगानिस्तान में भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके बावजूद भी भारत को आईना दिखाया गया है और हम इनके लिए दवा, राशन, पानी सब भेज रहे हैं। मानते हैं मानवीय सहायता हमारा एक कर्तव्य है, लेकिन दोस्तों कोई कुछ बोलने वाला नहीं है इन तालिबानियों को। ये जिस हिसाब से चल रहे हैं, ना यूएन इनको कुछ बोल पा रहा है, ना अमेरिका कुछ बोल पा रहा है और चाइना ने तो मौका लपक लिया है। क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में नेचुरल पेट्रोलियम और गैस के अलावा तांबा, जिंक और लोहा एस का विशाल भंडार है। लंबे समय तक अफगानिस्तान में युद्ध होने की वजह से इन संसाधनों का इस्तेमाल हो ही नहीं सका है। फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।